एपिसोड 12 शांति का समय। अभिषेक को परिभाषित समय के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले अभिषेक अपनी अपरिचित परिवेशन को देखकर असमझ में पड़ गया। हालांकि आखिरी दिन याद आते ही अभिषेक जल्दी ही शांत हो गया। ठीक है, मैं अब धरती पर नहीं हूँ, अभिषेक ने अपने आए भरते हुए सोचा। मैंने सोचा था कि यह सब केवल एक सपना था, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। अभिषेक पर उदासी की लहर दौड़ पड़ी। वह फिर कभी अपना घर नहीं देख पाएगा, न ही अपने परिवार को फिर कभी देख पाएगा। हालांकि अभिषेक के विचार रुक गए, क्योंकि उसके पेट में उसने कहा कि मुझे कुछ खाना चाहिए। क्या मुझे कुछ जर्की खानी चाहिए? अभिषेक ने सोचा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जर्की कच्चे मांस की तुलना में अधिक समय तक ताजा रहता है। मुझे ऐसे समय के लिए रखना चाहिए जब मेरे पास वास्तव में कोई भोजन न हो। अभिषेक धीरे धीरे अपनी सागा पर बैठ गया और एक ऐसे कठोर दर्द ने उस पर हमला कर दिया। हे भगवान! अभिषेक ने उसकी पीठ और कंधों को छूते हुए सोचा, कुछ सख्त है। आसपास के वातावरण को देखते हुए अभिषेक ने अपनी मांसपेशियों को इधर उधर घुमाया। यह पहले से ही काफी उज्जवल था। अभिषेक ने अनुमान लगाया कि शायद सुबह के करीब 10 बजे हो गए। कुछ मिनटों तक आराम करने के बाद अभिषेक नीचे कूद गया और पिछली रात को प्राणी की लाश के पास चला गया। जब अभिषेक ने उसकी लाश देखी तो उसे फिर से गहरी सांस लेनी पड़ी, क्योंकि मैंने सचमुच में उसे मार डाला था। उसने सोचा, मृत्यु में भी प्राणी डरावना और प्रभावशाली दिखाई देता है। वैसे भी मुझे इसकी लाश का उपयोग करना चाहिए। कोई जानता है, ऐसे शक्तिशाली जानवर से शरीर को किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। मैं अब धरती पर नहीं हूँ, इसलिए यह संभव है। अभिषेक अपनी भारी लेकिन पतली तलवार को अपने पीछे खींचते हुए प्राणी की ओर बढ़ाया। अभिषेक ने कुछ मिनट तक लाश का निरीक्षण किया और जितना संभव हो इसका उपयोग करने के कई तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की। भोजन के लिए मांस, गर्म कपड़ों के लिए छुपे शायद औजारों के लिए हड्डियां। अभिषेक ने सिर हिलाया। वैसे भी मुझे पहले धैर्य रखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अगला जानवर समासोधन में कब दिखाई देगा। अभिषेक ने लाश को काटने का काम स्थापित कर दिया और वापस पेड़ के पास चला गया। फिर उसने बस इंतजार किया। यह देखना महत्वपूर्ण था कि कितने जानवर इस क्षेत्र में आए। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि अगले 3 घंटों में एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। अभिषेक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लगभग दोपहर हो गई थी, लेकिन मैंने एक भी जानवर नहीं देखा। मैंने कल बहुत सारे जानवर देख लिए, लेकिन एक भी दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वे केवल शाम को ही शिकार करते हैं। अभिषेक को अंदाजा था कि कोई जानवर क्यों नहीं आया, लेकिन उससे यह सुरक्षित करना था कि अभिषेक ने अपने पेड़ छोड़ दिया और लगभग 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ पर चला गया। फिर अभिषेक ने उस पेड़ की ओर ऊपर चढ़ गया और फिर से निगरानी करने लगा। निश्चित रूप से 30 मिनट बाद एक अभिषेक ने एक हिरन देखा। हिरन अपने आसपास को वातावरण को बड़े ध्यान से देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। यह प्राणी की लाश की ओर जा रहा था। फिर भी वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसकी नाक से कई गहरे झटके लगे। फिर हिरन घूम गया और एक अलग दिशा में चला गया, चुपचाप लेकिन अधिक तेजी के साथ। अभिषेक मुस्कुराया। इसे जानता है, शाकाहारी प्राणी शायद जीव की भयानक गंध और सूंघ सकते हैं, और उसकी पति उन्हें इसे क्षेत्र से दूर रखने के लिए कहती है। अभिषेक ने लाश की दिशा में देखा। क्या यह मांसपेशियों के लिए काम करता है? यदि हम पृथ्वी पर होते तो मुझे इस पर संदेह होता है। एक मरा हुआ जानवर होता है, लेकिन कोई जानता है, शायद यह मामला अलग है। अभिषेक ने और इस हत्या करने का फैसला किया। जब अभिषेक ने बाघ को देखा तो उसकी गहरी सांस ली। बाघ यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने सोचा, क्या बाघ आमतौर पर गर्म जलवायु में नहीं रहते? हालांकि मैंने हिम तेंदुओं के बारे में सुना है, तो शायद ठंडी जलवायु में बड़ी बिल्लियां भी होती है। हालांकि अभिषेक की आंखें तुरंत चमक से फैल गई जब उसने देखा कि बाघ भी लाश की ओर जाने से बच रहा है। अभिषेक ने सोचते हुए अपनी ठंडी खुजाते हुए सोचा, बाघ को पृथ्वी पर कुछ शक्तिशाली होना चाहिए। संभव मामला पृष्ठों को छोड़कर पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाघ को अपने जंगल के एक हिस्से से दूर कर सके। अभिषेक ने कल रात प्राणी के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में सोचा। वह समझ गया कि बाघ इस जगह से क्यों दूर रहता है। बाघ शक्तिशाली थे और कुछ तैयारी के साथ वे कई मीटर तक छलांग लगा। हालांकि वह चीज कल तुरंत लगभग 5 मिनट सीधे हवा में उछल गई थी। इसके अलावा उसके अगले पैरों की गति इतनी अधिक थी कि उसे उस शाखा को फाड़ दिया जिस पर अभिषेक बैठा था, जैसे कि वह कुछ न हो। बाघ शक्तिशाली थे, लेकिन उसके उतने शक्तिशाली नहीं। ठीक है, यदि मनुष्य के रूप में शक्ति तक पहुंचने के अंतर तरीके हैं, तो जानवर भी संभव उतने ही शक्तिशाली बन सकते। बाघ के जानने के बाद अभिषेक पेड़ से नीचे आया और अपने पुराने स्थान पर वापस चला गया। लाश अभी भी वही थी और कोई अन्य जानवर नहीं
आया। इस बार अभिषेक ने लाश को और करीब से देखा। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होना चाहिए। मुझे लगता है कि बाघ लगभग उतना ही भारी होता है, शायद उससे भी ज्यादा भी। फिर भी इसी प्रकार प्राणी के शरीर की शारीरिक शक्ति बाघ की शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक। अभिषेक ने अपनी ठंडी और बोए न खरोंचे। क्या सामान्य जानवर और इसी जीव से यही अंतर है? सामान्य जानवर भी सामान्य इंसान की तरह ही होती है। इसकी तुलना में यह प्राणी पहले से ही शांत की राह पर कदम रख चुका है। अभिषेक को हरी छिपकली भी याद आई, जिससे आग का गोला दागने की अद्भुत क्षमता थी। मुझे लगता है कि छिपकली भी क्षमता की राह पर कदम रख चुकी है। न्यात मुझे आगे के गोले की सीधी शूट करने की क्षमता के लिए कोई चिन्ह करने मिल रहा है, भले ही उसके शरीर में किसी प्रकार का रासायनिक रिएक्शन हो जो उसे आगे पैदा करने की इजाजत देता हो। आग उगलने से हर बार उसका मुंह फिर पूरी तरह से लाल जल जाएगा। तो यह छिपकली के शरीर में कुछ प्रकार की रूप से बढ़ी हुई अग्नि प्रतिरोधी क्षमता है, या इतने अलग तरीके से आग पैदा की है। अभिषेक को इस दुनिया के भगवान के साथ अपनी बातचीत याद आ गई। उस आदमी ने कहा कि दुनिया जादूगरों से भरी है। जाहिर तौर पर प्रकृति की नाशकारी शक्तियों को दोहन करने के लिए जादूगर हवा में मन में हेरफेर कर सकते हैं। अगर इस शक्तियों का हिस्सा होना चाहिए। अभिषेक ने सिर हिलाया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि छिपकली भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अभिषेक की आंखें जिज्ञासा से और आश्चर्य की मिश्रण से चमक उठी। मैं भी ऐसा करना चाहता, हालांकि इसके लिए भी इंतजार करना होगा। अभिषेक ने अपने शरीर को सीधा करते हुए सोचा। सबसे पहले आता है। सबसे पहले मुझे पानी, भोजन और गर्मी की जरूरत है। मैं आग जला सकता हूँ और कुछ समय कुछ मांस पका सकता हूँ। जबकि मांस पक रहा है, मैं गर्मी के लिए प्राणी फर से किसी प्रकार का लंबा कोट बनाने का भी प्रयास कर सकता। जानवर फिलहाल इस क्षेत्र में बच रहे हैं और मुझे इस अवस्था का उपयोग करना चाहिए। अभिषेक ने दूर की ओर देखा। मैं केवल यह आशा करता हूँ कि कोई जानवर यहाँ न आए जो प्राणी की लाश में रुचि रखता हो। मैं केवल भाग्य के कारण उस प्राणी को मारने में सफल था। अगर मैं उससे दोबारा मिलूं तो शायद वह मुझे छोड़ देगा। आखिरकार कल उसने मेरी तलवार नहीं देखी थी, क्योंकि वह वास्तव में अभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हालांकि यह प्राणी मेरी तलवार देख सकता था। ऐसा प्राणी के लिए इससे बचना शायद बहुत ही कठिन था। अभिषेक ने कुछ सूखी टहनियों और कुछ पत्तियां इकट्ठी की। फिर उसने आग लगाने की कोशिश की। यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना टीवी पर दिखा रहा था। लेकिन लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद अभिषेक ने आग पर काबू पाने का कामयाब रहा। तब उसने टहनियों के आगे आग लगाते देखा तो अभिषेक को बहुत राहत महसूस हुई। फिर अभिषेक ने अपनी तलवार निकाली और ध्यान से प्राणी की विशाल खाल को काट दी। जब बेहद खूनी मामला था और लाश से बदबू आ रही थी। सौभाग्य से अभिषेक की तलवार ऐसे तेज थी जिससे कार्य बहुत आसान हो गया। उसके बाद अभिषेक ने प्राणी के दाहिने अंगले पैर के कई टुकड़े काट दिए और उसने कुछ लकड़ियों पर आग के पास लटका दिया जिस मांस पकाया जा रहा था। अभिषेक ने अपनी खाल से बचा हुआ खून और मांस निकाल लिया। मुझे लगता है कि खाल और असली चमड़े के बीच अंतर सूखना है ना, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने अपनी गर्दन के पीछे हिस्से को खरोंचा। निश्चित था क्या यह सस्ता। अंत में उसने खाल में कुछ छोटे छेद दिए और उसने कई शाखाओं के साथ आगे के पास लटका दिया। इसमें लगभग 1 घंटा लग गया और बहुत सारी शाखाएं टूट गई, लेकिन अंत में अभिषेक ने इसे संभाल लिया। अभिषेक ने मांस की जांच की और उसे घुमाया। अभी भी लगभग 1 घंटा लगना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अभिषेक केवल आग के पास बैठा रहा और उसकी सहायक आवाजें सुनता रहा। मैं अपने शरीर को परीक्षित करने का प्रयास कर सकता हूँ, अभिषेक ने सोचा। हालांकि मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पहले से ही काफी प्यासा हूँ और परीक्षण मुझे और भी तेजी से सुखा देगा। अभिषेक ने अपनी ठंडी को थोड़ा खुजलाया। फिर वह एक पेड़ के पास गया और ऊपर चढ़ गया। जब वह ताज पर पहुंचा तो अभिषेक ने सिर को तय किया। इसमें बारिश जैसी गंध आ रही थी और मुझे सिर पर काले बादल दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे में पानी कोई समस्या होगी। अभिषेक तेजी से पेड़ से नीचे उतरते हुए मुस्कुराया। ठीक है, कुछ परीक्षण करने का समय है।